मीणा जाट के भाईचारे में एक दरार जो पड़ रही थी उसको हनुमान बेनीवाल जी ने बिल्कुल खत्म कर दिया कि अगर नरेश मीणा की भजनलाल मदद करते, जब इनके पिताजी को विधानसभा घेराव के समय बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं गोवर्धन महाराज की कसम खाता हूँ 1 महीने में आपका बेटा बाहर आ जाएगा, 1 महीने की जगह 4 महीने में उनका बेटा बाहर नहीं आया, तो सरकार की मदद मैं तो देख ही नहीं पा रहा। इस मामले में सरकार को हमने डराया, धमकाया और पीछे हटाया, तब जाके नरेश मीणा को छोड़ना पड़ा। और अगर सरकार समझौते से मदद करती तो जिस दिन समझौता हुआ था उसी दिन नरेश मीणा जी को छुड़ाने मदद करते, 2-5 दिन बाहर आते, लेकिन वो बाहर नहीं आए कि राजस्थान में एक ही लड़ाका है, वो हनुमान बेनीवाल है जो सड़क पे बैठ के पूरी ताकत के साथ लड़ सकता है। तो मेरे को लगा कि इस आदमी के साथ में लड़ाई लड़नी चाहिए, जो आदमी लड़ सकता है। तो आज हम हनुमान बेनीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनके साथ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। या तो फिर भजनलाल जी ये कह दे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री ओम बिरला है, भजनलाल नहीं है, तो हम मान लेंगे कि भाई राजस्थान के मुख्यमंत्री ओम बिरला है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री तो भजनलाल जी हैं। तो इस प्रकार के जो चीज़ें निकल के आ रही है ना, वो मेरे को बड़ी अजीब लगती है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री से ताकतवर कोई आदमी कैसे हो सकता है। मेरे को बताओ, मैं कहूँ कि मैं आज भजनलाल जी से ज़्यादा ताकतवर आदमी हूँ, आपको बात जचेगी कि मेरी? हजम ही नहीं होगी। तो ये बात कैसे प्रैक्टिकल है कि ओम बिरला जी इतने ताकतवर हो गए राजस्थान में कि भजनलाल जी की नहीं चलने दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी का वजूद मेरे को तो नहीं लगता खत्म हो सकता है। हनुमान बेनीवाल जी वो जनाधार वाले नेता है जो जयपुर में 1 लाख लोग इकट्ठे उन्होंने पेपर लीक के मामले पे करें। और वो लोग कौन थे? वो लोग ज़्यादातर लोग हनुमान बेनीवाल को प्रेम करने वाले, चाहने वाले, हनुमान बेनीवाल जी पे मरने वाले लोग थे। क्या उनमें सभी लोग विद्यार्थी थे? क्या सभी लोग उनमें वो पेपर देने वाले थे? नहीं, वो लोग थे जो हनुमान बेनीवाल जी की एक आवाज़ में राजधानी को घेर लिया था। वो लोग थे जो चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल जी ने बुलाया है तो हमें राजधानी में चलना है। और सरकार पे बड़ा दबाव था कि अमित शाह जी जयपुर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन की चेतावनी मनोज ने दे रखी है ये हमें भारी नहीं पड़े। तो सरकार को नरेश जी को बाहर निकालने के लिए प्रयास और पहल उनको करनी पड़ी। राजस्थान की राजनीति में सब नेता अगर हनुमान बेनीवाल से कुछ सीख ले और हनुमान बेनीवाल की तरह काम करना सीख ले और हनुमान बेनीवाल की तरह सड़कों पे आ जाए तो जनता का भला हो जाएगा। और नहीं, राजस्थान में 99% नेता, क्योंकि 1% तो हनुमान बेनीवाल ही है, 99% नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर भरे हैं, जिन्होंने नोटों से बोरियां भरी हैं, लेकिन आम जन के कभी काम नहीं आए। आम जन के लिए उन्होंने कभी सड़कों पे उतर के आंदोलन नहीं करे होंगे। हनुमान जी की तरह तो नहीं करे होंगे। हनुमान जी की ताकत आप देखिए कि कितनी बड़ी ताकत कि दोनों ही पार्टियों ने नरेश मीणा का बखूबी यूज करा है और उन्हें यूज करने के अलावा उन्हें दिया कुछ नहीं है। लाखों लोग उन्होंने नागौर में बुलाए और ये दिखा दिया ना तो उनका गढ़ कमजोर है, ना राजस्थान उनके लिए कमजोर है, और पूरे राजस्थान में हनुमान जी की चौधर बड़ी मजबूती से चल रही है। क्या नरेश मीणा के जो बदले बदले रुख रख हैं, कहीं भाजपा में जाने का प्लान तो नहीं है उनका? एक युवा जो लगातार सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई देता है और हर बार किसी न किसी भर्ती को लेकर हो या फिर अपने समाज के युवाओं को लेकर हो या फिर नरेश मीणा को लेकर भजनलाल सरकार को चेतावनी देनी हो। हम बात कर रहे हैं मनोज मीणा की। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेता। और इस वक्त मैं राजधानी जयपुर के अंदर मौजूद हूं और वहां पर हमारे साथ हैं मनोज मीणा। बीते दिनों नरेश मीणा लगातार 8 महीने से जेल में थे और उस 8 महीने को लेकर भजनलाल सरकार को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि आने वाले 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को नरेश मीणा को लेकर सरकार को घेरेंगे और राजधानी जयपुर में लाखों लोग इकट्ठा होंगे। लेकिन उससे पहले नरेश मीणा जेल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन उन सब के बीच क्या घटनाक्रम हुआ, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। नरेश मीणा को लेकर क्या मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई, इन सब के बारे में बात करेंगे। हनुमान बेनीवाल लगातार एसआई भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, मनोज मीणा उनके साथ खड़े हैं, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। मनोज भाई नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो अभिषेक भैया? बढ़िया 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 हो? और बताओ कैसे? मैं बढ़िया हूँ, एक नंबर। मनोज भाई, काफ़ी दिनों से आप आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं लगातार भर्तियों को लेकर, लेकिन अब कुछ एक नया आंदोलन की राह पकड़ी आपने, सरकार को चेतावनी दी। पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 29 जून को और फिर 20 तारीख का ऐलान हो जाता है कि 20 तारीख से पहले नरेश मीणा जेल से बाहर नहीं होते हैं।
तो राजधानी में दिखाएंगे कि कैसे आंदोलन होते हैं, कैसे सरकारें जाम की जाती है, सड़कें जाम की जाती है जी। लेकिन उससे पहले नरेश बाहर आ जाते हैं। हाँ, पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे नरेश बाहर आ गए? देखो नरेश जी बाहर आए, इसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि आगे वो जो उनकी यात्रा है वो मंगलमय हो, और आगे जाके अपनी जो राजनीतिक ज़मीन है उसको तैयार करें और मजबूती से आगे अपनी यात्रा पर निकलें और अपना मुकाम हासिल करें। मनोज लगातार नरेश को लेकर, पहले तो वो साथ नहीं थे शायद, क्योंकि पहले आपका कभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार आप नरेश को लेकर बयान दे रहे थे कि अब नया आंदोलन करेंगे। पिछली बार अपन जब इंटरव्यू कर रहे थे तो अपन नरेश को लेकर बात कर रहे थे, तो आपने कहा था कि जल्द हम नरेश भाई को लेकर एक आंदोलन करेंगे अगर नरेश भाई को सरकार नहीं छोड़ती है तो। 20 तारीख का ऐलान हुआ, उससे पहले नरेश बाहर आ गए। जब नरेश से पूछा गया कि मनोज मीणा क्या आपकी टीम में है, तो उनका एक बयान आता है कि मनोज मेरी टीम में नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुनो, देखो ऐसा है, हाँ ये बात सही है कि नरेश जी का बयान की जो हम चर्चा कर रहे हो वो मेरे को भी किसी मीडिया साथी ने भेजा था कि मनोज भाई, नरेश जी ये कह रहे हैं कि मनोज जी मेरी टीम में नहीं है। और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सच्चाई है कि मैं नरेश मीणा जी की टीम में नहीं हूँ। मेरी जो टीम है अभिषेक भाई, वो युवाओं की है, वो समाज की है, और मेरा काम है प्रदेश के युवाओं के लिए लड़ना। और प्रदेश के युवाओं के साथ अगर कोई भी सरकार हो, अगर गलत करेगी, उन्हें दबाने का प्रयास करेगी, तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मन है, मेरा ऐसा मानना है कि उनके हक अधिकारों की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। और मैं पिछले 6 सालों से लड़ भी रहा हूँ। जब मेरे को लगा कि 8 महीने से ज़्यादा का समय नरेश मीणा को जेल में बीत गया तो लड़ना चाहिए। इसके लिए मेरे को नहीं लगता कोई टीम की ज़रूरत हो, मेरे को ये लगा कि आवाज़ उठानी चाहिए, हमने आवाज़ उठाई, और इसके लिए मैं आज भी मानता हूँ कि कोई टीम की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात थी कि नरेश भी हमारे समाज से हैं और हम भी उसी समाज से हैं, मीणा समाज से, तो दोनों एक ही समाज से आते हैं, तो हमें लगा कि एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए, और हमने उनकी मदद करी। और वो जो लड़ाई थी वो समाज के मान सम्मान स्वाभिमान सबसे जुड़ी हुई थी, और उस लड़ाई को हमने लड़ा और उस लड़ाई को हमने जीता। और आप रिजल्ट आपके सामने है कि आज नरेश मीणा जी जेल से बाहर हैं। और बाकी मैं ज़्यादा ये टीम बाड़े मामले में ज़्यादा मैं जाता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये सच्चाई भी है कि मैं नरेश जी की टीम में नहीं हूँ और मैं अलग काम कर रहा हूँ प्रदेश के युवाओं के लिए। हमारी अलग टीम है बहुत सारे युवाओं की जो प्रदेश के युवाओं के लिए लड़ती है। नरेश मीणा जी की अलग टीम है, लेकिन टीम से बड़ी बात उस समय ये थी कि समरावता गाँव को न्याय दिले और नरेश भाई को जेल से निकाला जाए, और उसको लेकर हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन जिस 20 तारीख का आप ऐलान की बात कर रहे थे, उसी 20 तारीख को लेकर जब नरेश भाई से किसी पत्रकार साथी ने पूछा तो नरेश कहते हैं इसकी पहले मुझे जानकारी नहीं थी। हालांकि दूसरे इंटरव्यू में किसी को साथी को कहा कि 20 तारीख को सरकार घेरने का ऐलान हुआ था। इस पर क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? देखो ऐसा है, मैंने भी सुना था जो आप बता रहे हो मेरे को। उस समय जब हमने आंदोलन की घोषणा करी थी अभिषेक जी, तो उस समय नरेश जी जेल में थे, तो इनसे बात करना संभव था नहीं। लेकिन इनके पिताजी बाहर थे, उनके पिताजी को मैंने फ़ोन किया था और टेलीफोन से इनके पिताजी से मेरी बात हुई थी। पिताजी ने ये कहा कि समाज के नाते मनोज जी आप जो कर सकते हो नरेश जी के लिए वो आप करिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। फिर हमने उसके बाद ही 29 तारीख को मीटिंग रखी सर्व समाज की और 20 तारीख का कॉल दिया और सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर नरेश मीणा 20 तारीख से पहले बाहर नहीं आते हैं, 19 से पहले बाहर नहीं आते हैं, तो 20 का बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर हमने 8 को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर कहा कि 11 तारीख को शाम 4 बजे नहीं छूटते हैं तो इस बार हमारा आंदोलन बहुत ऐतिहासिक होगा। वो आपने देखा भी होगा और सरकार पे दबाव भी रहा, सरकार को पीछे हटना भी पड़ा, क्योंकि अभी 17 तारीख को कल भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का जयपुर में दौरा था और सरकार पे बड़ा दबाव था कि अमित शाह जी जयपुर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन की चेतावनी मनोज ने दे रखी है ये हमें भारी नहीं पड़े। तो सरकार को नरेश जी को बाहर निकालने के लिए प्रयास और पहल उनको करनी पड़ी और उन्होंने उनको छुड़वाया और वो बाहर भी आए, क्योंकि सरकार की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो ये भी थी कि अगर ये 20 का आंदोलन हो गया तो इस बार लाखों लोग विधानसभा को घेर लेंगे और ऐतिहासिक की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को पीछे हटना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा और ये उसी का परिणाम है कि आज नरेश मीणा जी हमारे बीच में हैं और आज वो आने वाले समय में जो लड़ाई लड़ेंगे उनकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन
जिस सरकार आप को ये भी सुनो, आपको ये भी पीते रहो नींबू पानी, ठीक रहता है टेम्परेचर। जिस सरकार को लेकर आप चेतावनी दे रहे थे, उसी सरकार के गुणगान गाते हुए दिखाई दे रहे हैं नरेश भाई। देखो ऐसा है, मेरा ऐसा मानना था कि 8 महीना नरेश जी को जेल में हो गए और इतना लंबा समय उन्होंने जेल में निकाला और ये दुर्भाग्यपूर्ण था। और मेरे को लगा कि इनको सरकार एक षड्यंत्र के तहत जेल में रखी हुई है, इसीलिए 20 तारीख का भी हमने कॉल दिया। लेकिन जैसे वो बाहर निकल के आए तो जेल में क्या हो रहा था, कौन उनसे मिल रहा था, कैसे उन्हें मदद मिल रही थी, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो नरेश जी को ही पता होगा। अब नरेश जी कह रहे हैं कि भजन लाल जी ने मदद करी है, तो हो सकता है कि उनकी मदद हुई हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अभिषेक जी इसमें कि अगर नरेश मीणा की भजन लाल मदद करते, जब इनके पिताजी को विधानसभा घेराव के समय बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं गोवर्धन महाराज की कसम खाता हूँ 1 महीने में आपका बेटा बाहर आ जाएगा, 1 महीने की जगह 4 महीने में उनका बेटा बाहर नहीं आया, तो सरकार की मदद मैं तो देख ही नहीं पा रहा। इस मामले में सरकार को हमने डराया, धमकाया और पीछे हटाया, तब जाके नरेश मीणा को छोड़ना पड़ा। और अगर सरकार समझौते से मदद करती तो जिस दिन समझौता हुआ था उसी दिन नरेश मीणा जी को छुड़ाने मदद करते, 2-5 दिन बाहर आते, लेकिन वो बाहर नहीं आए। और दूसरा, जो समरावता गांव है, उस गांव में जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई, उन भाइयों के ऊपर जो मुकदमे लगे, क्या वो हट गए कि सारे नहीं हटे? क्या उनको मुआवजा मिल गया कि सारों को नहीं मिला? तो कहीं ना कहीं मदद कैसे मिली वो मेरी समझ से बाहर है। अब नरेश भाई ऐसा कह रहे हैं कि हमें मदद मिली, तो अब उनको पता होगा कि मदद किस लेवल पे मिली है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर पूर्णतः मदद मिलती तो 8 महीने नहीं लगते। और मैंने एक बयान भी सुना है नरेश जी का, जो वो कह रहे हैं कि भजन लाल जी तो मेरी मदद चाह रहे थे, इसलिए, लेकिन ओम बिरला जी नहीं चाहते थे कि मैं बाहर आऊँ, इसलिए मेरे को समय लगा। मेरे को ये बताओ अभिषेक भाई, राजस्थान का सीएम कौन है? भजन लाल जी है। जब राजस्थान के सीएम भजन लाल जी है तो चलनी किसकी चाहिए? भजन लाल जी की चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री है भजन लाल जी। तो ओम बिरला जी को इस चौधर में पढ़ने का क्या काम है? ओम बिरला जी का क्या मतलब है इस मामले में? जब भजन लाल जी कह रहे हैं कि मैं आपकी जमानत कराऊंगा, आपके मुकदमों को मैं फ्री कराऊंगा, आपके मामले में समरावता गांव को न्याय मिलेगा, क्यों न्याय नहीं मिला, क्यों समय पे जमानत नहीं हो पाई, मेरे को आप बताइए। या तो फिर भजन लाल जी ये कह दे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री ओम बिरला है, भजन लाल नहीं है, तो हम मान लेंगे कि भाई राजस्थान के मुख्यमंत्री ओम बिरला है। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं। तो इस प्रकार के जो चीज़ें निकल के आ रही है ना, वो मेरे को बड़ी अजीब लगती है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री से ताकतवर कोई आदमी कैसे हो सकता है, मेरे को बताओ। मैं कहूँ कि मैं आज भजन लाल जी से ज़्यादा ताकतवर आदमी हूँ, आपको बात जचेगी कि मेरी? हजम ही नहीं होगी। तो ये बात कैसे प्रैक्टिकल है कि ओम बिरला जी इतने ताकतवर हो गए राजस्थान में कि भजन लाल जी की नहीं चलने दे रहे हैं? मैं मानता हूँ वो लोकसभा अध्यक्ष है, मैं मानता हूँ कि उनका सिस्टम ठीक होगा, लेकिन एक मुख्यमंत्री से ऊपर प्रोटोकॉल, ये तो मैं नहीं मानता। अगर भजन लाल जी ने उन्हें वचन दिया, उन्हें प्रॉमिस करा, तो जो समय दिया था अल्टीमेटम, उस समय में छूट जाते तो हम भी मान लेते और पूरा समाज मान लेता कि नरेश मीणा जी की मदद भजन लाल जी ने करी होगी। लेकिन मेरे को ये मामले में नहीं लगता कि मदद मिली होगी। लेकिन अब नरेश मीणा जी कह रहे हैं तो अच्छी बात है कि उनको मदद मिली, वो बाहर आए, हमारी तो शुभकामना है, क्योंकि हमारी लड़ाई तो समरावता गांव को न्याय दिलाने और नरेश भाई को बाहर निकालने को लेकर थी। और अभी समरावता गांव को जो बाकी पेंडेंसी चल रही है मामलों में न्याय नहीं मिला, उनको लेकर भी हम प्रयास करेंगे। लेकिन जो नरेश जी बाहर आए उनको शुभकामनाएं हमारी ओर से। तो क्या नरेश मीणा के जो बदले रुख रख हैं, कहीं भाजपा में जाने का प्लान तो नहीं है उनका? देखो ऐसा है, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में हूँ नहीं आज के दिन, ना भाजपा में ना कांग्रेस में। अब नरेश मीणा जी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, ये निर्णय तो नरेश मीणा जी का है, मनोज मीणा का नहीं है। अब उनको जहाँ भी ठीक लगेगा, अगर उनको ये लगेगा कि उस कांग्रेस ने मेरा पिछले लंबे समय से शोषण किया, ना छिपा बड़ौद में टिकट दिया, ना देवली उनियारा में टिकट दिया, और आज कांग्रेस मेरे को ज्वाइन करनी चाहिए, तो ये उनकी सोच है। अगर उनको ये लगता है कि बीजेपी ने मेरे को 8 महीने जेल में रख के मान सम्मान दिया है और समरावता गांव को मान सम्मान दिया है, तो वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अब ये उनको तय करना है कि उनको मान सम्मान बीजेपी ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत तो कि दोनों ही पार्टियों ने नरेश मीणा का बखूबी यूज करा है और उन्हें यूज करने के अलावा उन्हें दिया कुछ नहीं है। मेरे अगर कोई सलाह मांगे तो मेरी सलाह तो ये है कि नरेश मीणा जी को
अपना खुद का एक मोर्चा बनाना चाहिए और मजबूत लड़ाई लड़नी चाहिए। बाकी वो बीजेपी में जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं कि और कोई दल में जाते हैं, वो निर्णय नरेश मीणा जी खुद करेंगे और वो बखूबी इस बात को समझ के करेंगे कि भजन लाल जी ने कितना मेरा सहयोग करा और कांग्रेस पार्टी ने मेरा कितना सहयोग करा, उस हिसाब से तय कर लेंगे कि कौन सी पार्टी उनके लिए ठीक है। आजकल मनोज मीणा भी राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहने लगे हैं, हनुमान बेनीवाल के साथ काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। कई भाजपा कांग्रेस में तो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तो कहीं हनुमान बेनीवाल के साथ जाने का प्लान है क्या? देखो ऐसा है अभिषेक भाई, कांग्रेस को मैंने देखा है, पिछले लंबे समय से कांग्रेस राजस्थान में रही है, भाजपा भी रही है, लेकिन युवाओं की जब बात आती है, आमजन की बात आती है, गरीब की बात आती है, तो दोनों पार्टियां अपना स्टैंड बदल लेती है। पेपर लीक पे कांग्रेस ने कितना लोगों को परेशान किया, 18 पेपर लीक हुए, भाजपा ने कहा हम काम करेंगे, कुछ नहीं करा। तो जब मेरे को लगा कि राजस्थान में एक ही लड़ाका है, वो हनुमान बेनीवाल है, जो सड़क पे बैठ के पूरी ताकत के साथ लड़ सकता है, तो मेरे को लगा कि इस आदमी के साथ में लड़ाई लड़नी चाहिए, जो आदमी लड़ सकता है। तो आज हम हनुमान बेनीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनके साथ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं पेपर लीक, भ्रष्टाचार के खिलाफ। और बाकी आने वाले समय में, अभी तो समय जो आप कह रहे हो कि आप किसके साथ जाओगे, तो उसमें तो अभी मेरे को लग रहा है कोई चुनाव तो अभी आसपास है नहीं, और जब समय आएगा, जब मिल बैठ के तय कर लेंगे कि हमें क्या करना है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस बीजेपी से तो हमारी बन नहीं रही है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी दोनों ने युवाओं को ठगा है, और युवाओं को ठगने वाली पार्टियां मेरे को ज़्यादा रास नहीं आती। नरेश भाई कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी ने भी ऐसा किया, लेकिन हनुमान बेनीवाल से मैं नाराज़ हूँ, उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। लेकिन और मेरे बड़े भाई भी बताते हैं, ये कैसे हो सकता है? एक तरफ तो बड़े भाई बताते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं उनकी पार्टी में नहीं जाऊंगा और उनसे नाराज़ भी हूँ। देखो, जब ये पूरा समरावता गांव का प्रकरण हुआ था, तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल का, जिन्होंने ये कहा था उस समय कि ये अधिकारी की कार्यशैली ठीक नहीं है, अगर हनुमान बेनीवाल होता तो इसका इलाज और मजबूती से किया जाता है, ये उन्होंने बयान दिया था। और जो मीणा जाट होकर भाईचारे में एक दरार जो पड़ रही थी, उसको हनुमान बेनीवाल जी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और उसी का परिणाम था कि आज दोनों समाजों में भाईचारा बना है। आज दोनों समाजों में भाईचारा बना हुआ है तो हनुमान बेनीवाल की देन है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नरेश मीणा ही नहीं, पूरे मीणा समाज उनका इस बात के लिए एहसान मानता है कि उन्होंने भाईचारे को बनाए रखा। और अब पार्टी में जाना नहीं जाना वो तो नरेश मीणा का फैसला है, वो तो वही तय करेंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी का सम्मान मेरे को लगता है कि नरेश जी भी करते हैं और हमारा समाज भी करता है और हमारे लोग भी करते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी वाकई में एक सामाजिक और एक न्याय के योद्धा है, एक न्याय के पुरोधा है, एक लड़ाका है जो सारी लड़ाइयाँ सड़कों पे लड़ रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान मैं कह रहा हूँ राजस्थान में सभी लोगों को करना चाहिए, जो न्याय की आवाज़ बन के मजबूती से लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हो। मेरा तो ये मानना है कि हनुमान जी के साथ सबको लग के मदद करनी चाहिए, चाहे नरेश मीणा जी हो, चाहे हमारे समाज के अन्य युवा हो, चाहे मनोज मीणा हो। आजकल हनुमान बेनीवाल भी, जब से वो 25 मई का जो वाक़या था, लाखों लोग राजधानी जयपुर में हैं, उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं आंदोलन करते हुए दिखाई दे, चाहे रिया बड़ी हो या फिर नागौर हो। मतलब क्या लग रहा है, जो वजूद ख़त्म होने के कगार पे था वो फिर से उछाल मार रहा है? नहीं सुनो, ऐसा है, हाड़ौती का क्या देखते हैं फिर? नहीं सुनो, ऐसा है, हनुमान बेनीवाल जी का वजूद मेरे को तो नहीं लगता ख़त्म हो सकता है। हनुमान बेनीवाल जी वो जनाधार वाले नेता है जो जयपुर में 1 लाख लोग इकट्ठे उन्होंने पेपर लीक के मामले पे करें। और वो लोग कौन थे? वो लोग, ज़्यादातर लोग हनुमान बेनीवाल को प्रेम करने वाले, चाहने वाले, हनुमान बेनीवाल जी पे मरने वाले लोग थे। क्या उनमें सभी लोग विद्यार्थी थे? क्या सभी लोग उनमें वो पेपर देने वाले थे? नहीं, वो लोग थे जो हनुमान बेनीवाल जी की एक आवाज़ में राजधानी को घेर लिया था। वो लोग थे जो चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल जी ने बुलाया है तो हमें राजधानी में चलना है। तो हनुमान बेनीवाल जी का क्रेज कभी कम नहीं हो सकता समाज में। हनुमान बेनीवाल जी बड़े नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर ताकत लगाए तो उस मानसरोवर के मैदान को नहीं भर पाएंगी। ये तो हनुमान बेनीवाल की ताकत है जो उस मानसरोवर के मैदान को लाखों की संख्या में भर के दिखाया। और अभी नागौर में भी 15 तारीख को जो रैली करी है उन्होंने, इतनी विशाल रैली करी है, लाखों लोग उन्होंने नागौर में बुलाए और ये दिखा दिया ना तो उनका गढ़ कमज़ोर है, ना
राजस्थान उनके लिए कमज़ोर है और पूरे राजस्थान में हनुमान जी की चौधर बड़ी मजबूती से चल रही है और पूरी मजबूती से युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, आमजन की आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों के काम करा रहे हैं। आज भी चाहे सरकार किसी की, अभिषेक भाई हनुमान जी के साथ में 80 दिन से हूँ, हनुमान जी के काम एक टेलीफोन में ही होते हैं। एक फ़ोन करते हैं और बताओ किसको लगाना है, एसपी को, कलेक्टर को, और एक फ़ोन घंटी जाते ही कलेक्टर साहब ये काम है, मेरा आदमी आके मिलेगा, काम हो जाना चाहिए। कलेक्टर साहब यही कहते हैं, साहब आपका काम हो जाएगा, आप तो लोगों को भेज दो। राजस्थान का कौन सा नेता इतना मजबूत है जिसके एक फ़ोन पे काम होते हो, मेरे को बताओ। मेरे को लगता है कि फ़ोन पे काम कराने वाले नेताओं में हनुमान बेनीवाल जैसे मजबूत नेता राजस्थान में कोई दूसरा पैदा नहीं है। जब से पॉलिटिक्स को मैं समझने लगा मनोज भाई, आपके और मेरे बीच में शायद 2-5 साल का अंतर होगा उम्र का। जब से मैंने पॉलिटिक्स को समझने लगा हूँ, मैंने कभी एक ऐसे बड़े नेताओं को रात को सभा करते हुए, रात को कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईजी आते हुए नहीं देखा सभाओं में। नहीं, क्या सही ये बदलाव की सुगबुगाहट है? नहीं, सुनो, ये सही बात है आपकी। हनुमान बेनीवाल जी प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी जनता को जागरूक करके ये कहना चाह रहे हैं कि नेता वही चुनो जो रात की 2 बजे भी आपके बीच बैठा रहे। नेता वही चुनो जो बजरी नहीं बेचे, जो भ्रष्टाचार नहीं करें, जो धंधा नहीं करें, जो आपके लिए दिन रात एक कर दे और आपकी समस्याओं में खड़ा हो। रियावाड़ी का कितना बड़ा मूवमेंट चला और रियावाड़ी में बजरी माफियों ने आम जन ग्रामीणों के ऊपर वहाँ पे ट्रैक्टर ट्रोलर चढ़ा दिए थे उस समय, तो हनुमान जी ने एक आवाज़ लगाई और उनको वहीं जाम कर दिया। तो हनुमान बेनीवाल जी ये लोगों को बता रहे हैं कि नेता आप कोई भी चुन ला, लेकिन उसका ये बात ज़रूर देख लेना कि वो आपके लिए रात की 2 बजे आ सकता है, नहीं आ सकता। और राजस्थान में आज हनुमान बेनीवाल जी मेरी नज़रों में तो एकमात्र नेता है जो शहीद स्मारक पर 85 दिन भी बैठ सकते हैं और नागौर में 2 बजे आंदोलन करके लोगों की जन सुनवाई भी कर सकते हैं। नहीं, राजस्थान में साहब 2 बजे तो कोई नेताओं को फ़ोन करोगे ना तो फ़ोन नहीं उठाएंगे। मकानों के बाहर जो डॉग हैं वही भौंकते हुए नजर आएंगे आपको, लेकिन नेताओं के जो स्टाफ है ना वो भी 2 बजे बाहर नहीं आएगा। और एक व्यक्ति राजस्थान में ऐसा है जो 2 बजे भी लोगों की जन सुनवाई कर रहा है, 2 बजे भी लोगों के लिए खड़ा है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैं कह रहा हूँ राजस्थान की राजनीति में सब नेता अगर हनुमान बेनीवाल से कुछ सीख ले और हनुमान बेनीवाल की तरह काम करना सीख ले और हनुमान बेनीवाल की तरह सड़कों पे आ जाए तो जनता का भला हो जाएगा। और नहीं, राजस्थान में 99% नेता, क्योंकि 1% तो हनुमान बेनीवाल ही है, 99% नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर भरे हैं, जिन्होंने नोटों से बोरियां भरी हैं, लेकिन आम जन के कभी काम नहीं आए। आम जन के लिए उन्होंने कभी सड़कों पे उतर के आंदोलन नहीं करे होंगे, हनुमान जी की तरह तो नहीं करे होंगे। हनुमान जी की ताकत आप देखिए कि कितनी बड़ी ताकत। अभिमन्यु पूनिया का एक बयान आया था हनुमान बेनीवाल को लेकर, आपने सुना था क्या? कि पता नहीं कहाँ सेटिंग कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है? देखो, ऐसा है, अभिमन्यु पूनिया की अभी उम्र शायद 28-30 साल हो गई। हनुमान बेनीवाल मान लीजिए, नहीं इतनी है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा है ही नहीं ना, मान क्या ले, इतनी उम्र है उनकी, मानने से थोड़ी होता है, जो है वही है। उनकी उम्र 28-30 साल है अभिमन्यु पूनिया की। और हनुमान जी को मेरे को लगता है कि 1997 से शायद राजनीति कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के समय से पहले से कर रहे हैं, 96-97 से कर रहे हैं, 97 से मान लो, 97 से भी राजनीति कर रहे हैं ना, तो 30 साल के आसपास उनको राजनीति करते हो गए। हनुमान बेनीवाल को 30 साल तो राजनीति करते हो गए, ज़्यादा ही हो गया। और अभिमन्यु की उतनी उम्र नहीं है जितनी हनुमान बेनीवाल ने राजनीति कर ली। और अभिमन्यु पूनिया जी को, मेरे भाई अभिमन्यु पूनिया, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी के ऊपर जो इतने बड़े कद्दावर नेता हैं प्रदेश के, जो पूरे प्रदेश की राजनीति के चेहरा हैं, उनके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि कहाँ का सेटलमेंट करते हैं। अगर ये कह दे मनोज मीणा कि आप लोगों ने टिकट के लिए, कांग्रेस के टिकट के लिए कहाँ का सेटलमेंट करा था, बताओ अभिमन्यु पूनिया। अभिमन्यु पूनिया बता नहीं पाएगा अभिषेक भाई कि कांग्रेस के टिकट के लिए कितने नेताओं के पाँव पकड़े होंगे। अभिमन्यु पूनिया बता नहीं पाएगा। पाँव पकड़ने पड़ते हैं टिकट के लिए? बिल्कुल पकड़ने पड़ते हैं मेरे भाई। अभिमन्यु पूनिया से तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बता दे कि उन्होंने टिकट के लिए कहाँ का सेटलमेंट करा है। मेरा ये सवाल है। हनुमान बेनीवाल जी तो वो व्यक्ति है जो राजस्थान की जनता के सामने ही सेटलमेंट कर सकता है, जनता के सामने ही वो आके उनके हक अधिकारों के लिए लड़ सकता है। और जगह हनुमान बेनीवाल जी कहीं नहीं जाएगा। हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी में भी आप देखोगे किसी नेता की फोटो नहीं है, एक हनुमान बेनीवाल की फोटो है। किसी की फोटो है क्या? नहीं लगाते वो फोटो, उनको पता है। महाराजा सूरजमल की, महाराजा सूरजमल तेजा जी आराध्य देव है, वो अलग चीज़ है।
लेकिन नेताओं की फ़ोटो नहीं है मेरे भाई, नेताओं की फ़ोटो नहीं लगाते। और मेरे को लगता है कि अभिमन्यु पूनिया जी जो भी हमारे भाई है, संघर्षशील युवा है, लेकिन हनुमान जी के बारे में ये बयान सुन के मेरे को ठीक नहीं लगा। अभिमन्यु पूनिया हम संपर्क में रहते हैं, विधायक आवास में मिलते जुलते रहते हैं, साथ में काफ़ी बार मुलाकात होती है, लेकिन ये बयान देना कि हनुमान जी कहाँ सेटलमेंट कर दें हम बता देंगे, मैं कह रहा हूँ हनुमान बेनीवाल जी अगर बता देंगे कि पूरी कांग्रेस बीजेपी कहाँ सेटलमेंट करती है तो दोनों नेताओं को भारी पड़ जाएगी बात। लड़ाई तो हनुमान बेनीवाल के साथ साथ किरोड़ी लाल मीणा भी लड़ते हैं, आजकल कम दिखाई देते हैं। नहीं, किरोड़ी लाल जी ने लड़ाई लड़ी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। किरोड़ी लाल जी की लड़ाई से मना नहीं कर सकते, लेकिन किरोड़ी लाल जी आज के दिन सरकार में है और किरोड़ी लाल जी जब एज भी हो गई लगता है। अब देखो उम्र तो अभिषेक भाई मेरे से तो रुकेगी नहीं, मेरी भी हो रही है, आपकी भी हो रही है, उम्र तो सबकी हो रही है। वो एक बीजेपी के नेता वो इंजेक्शन लगवा रहे थे कम उम्र करवाने के लिए, वैसे करवा दो। अगर ऐसा इंजेक्शन है तो मैं कह रहा हूँ सभी लगवा लेंगे, तो ये तो बचकानी बातें हैं, ऐसा कोई इंजेक्शन बना नहीं है इस धरती पे। एमपी में ठगे गए कई नेता नहीं, सुनो बीजेपी के। अच्छा, वो तो बीजेपी तो लोगों को ठग रही है तो उनके नेताओं को ठग रही है, किसी ने कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन ऐसा कोई इंजेक्शन बना नहीं है अभिषेक भाई जो उम्र को कम करे। मेरा तो ये मानना है कि किरोड़ी लाल जी ने संघर्ष करा है, लेकिन अब वो भाजपा में है और एक कैबिनेट मंत्री है। किरोड़ी लाल जी ने कहा था कि ऐसे भर्ती रद्द होनी चाहिए, हम उनको इसके लिए धन्यवाद देते हैं अभिषेक भाई, लेकिन भजन लाल जी ने उनकी बात नहीं मानी और भजन लाल जी ने मैसेज दिया कि संघर्ष करेगा किरोड़ी लाल, मुख्यमंत्री बनेगा भजन लाल। समझ रहे हो आप? और ये संघीय मैसेज देके भजन लाल विकास चौधरी ने बोला था, विकास चौधरी जी ने विधानसभा में बोला था, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। मैंने उस समय विकास चौधरी जी से भी कहा था कि आपने जो विधानसभा में बोला है ये बिल्कुल 100% सही है कि संघर्ष करे कोई और मलाई खाए कोई। तो भजन लाल जी बताए मेरे को कितने धरने करे उन्होंने राजस्थान में, एक तो बता दिए भजन लाल जी, एक भी धरना भजन लाल जी ने करा हो तो मान लेंगे कि भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की लिस्ट में थे या मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। भजन लाल जी का तो भाग्य उदय हुआ है। हनुमान बेनीवाल जी भी कहते हैं कि मैं भजन लाल जी जब से सीएम हुए मैं किस्मत को मानने लग गया। नहीं, पहले तो मैं भी नहीं मानता किस्मत होती है, तो भजन लाल जी की किस्मत ही खुली है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए। किरोड़ी लाल जी सरकार में नहीं होने के कारण से नहीं बोल पा रहे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनका मन सरकार में लग नहीं रहा और आने वाले समय में साल 6 महीने में किरोड़ी लाल जी सरकार को छोड़ के युवाओं के बीच सड़कों पर आएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे मनोज मीणा जो कि लगातार कहीं ना कहीं आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं। और फिलहाल नरेश मीणा को लेकर मनोज भाई आंदोलन करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही नरेश मीणा जेल से बाहर हैं। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मनोज का अगला आंदोलन किस राह पर होगा, अगला आंदोलन किस चीज़ को लेकर होगा। और फिलहाल SI भर्ती को लेकर भी लगातार शहीद स्मारक पर बैठे हैं, देखते हैं अब ये कब तक इस आंदोलन को जीत पाते हैं। हनुमान बेनीवाल लगभग 85 दिन से ज़्यादातर हो गए सड़कों में बैठे हुए। क्या भजन लाल की सरकार चेतेगी या नहीं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप लगातार लोक नेत्र पर किसी न किसी नए शख्सियत के साथ एक नया वीडियो देखिएगा। फिर मिलते हैं किसी न किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम साहब।